हेलो साउंड चेक। फाइन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका अपने प्रशांत चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की क्लास में सबका वेलकम है, स्वागत है। जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनका भी, जो पहले से हमें देखते आ रहे हैं उनका भी। तो इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने फायर सर्विसेज का, जो आपका अभी रिसेंटली एग्जाम होके हटा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जो कि आपका था ईस्टर्न रीजन, है ना, उसका एग्जाम हमने डिस्कस करा, एग्जाम पेपर डिस्कस करा स्पेसिफिकली फॉर साइंस। ठीक है, मेरी शक्ल देखते ही आपको पता लग जाएगा कि भाई साइंस ही पढ़ाएगी आगे, है ना। तो उसको हमने डिस्कस कर लिया था। उसमें कुछ 17 से 18 क्वेश्चंस थे जो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे विद डिटेल्ड कंसेप्ट्स। तो आज हम हमारा दूसरा रीजन जो है नॉर्दर्न रीजन, ठीक है, नॉर्दर्न रीजन, इसका एग्जाम हो चुका है। इसके पेपर को डिस्कस करेंगे, काफी समय हो गया इसके एग्जाम को हुए हुए। इसके पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का विद सॉल्यूशंस, और साथ साथ में कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए चलेंगे। अगर आप इस पेपर को आपके ईस्टर्न रीजन के पेपर से कंपेयर करें तो काफी कंसेप्ट्स जो है वो मिलते जुलते पूछे गए हैं। हाँ जी, खुशी की बात है। तो ये भी हो सकता है कि जो आपका नेक्स्ट आने वाला पेपर है, मतलब मैं बात कर रही हूँ वेस्टर्न रीजन वालों के लिए, जो आपका नेक्स्ट आने वाला पेपर है, हो सकता है उसमें भी कंसेप्ट्स आपके कुछ मिलते जुलते आ जाएं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए नॉर्दर्न रीजन का जो पेपर हुआ है साइंस का, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन साइंस के थोड़े ज्यादा हैं एज कंपेयर टू ईस्टर्न रीजन। ठीक है, इसमें हमारे पास 25 क्वेश्चन जो हैं साइंस के पूछे गए हैं। ठीक है, तो अच्छी खासी वेटेज साइंस की आपके एग्जाम में आई है। ठीक है, तो वेस्टर्न रीजन वालों के लिए स्पेसिफिकली ये क्लासेस बनाई जा रही हैं क्योंकि देखिए उनके लिए तो एक अच्छा क्वेश्चन बैंक आ चुका है। ठीक है, इन टोटल आप कह लिए 40 से 50 क्वेश्चन आ चुके हैं साइंस के, और नए जो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्लस देखिए, अकेली साइंस पढ़ने से तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मैं बार बार ये बात बोलती हूं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, कोई कॉलेज का पेपर नहीं है कि जिसमें आपने ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ लिया और हो गया, नहीं। इसमें आपको चाहिए नौकरी। ठीक है, और नौकरी पाने के भी सबके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। बहुत स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं हैं, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें एक अच्छी स्टैंडर्ड जॉब चाहिए, ऐसी जो उन्हें भाई रिस्पेक्ट भी दिलाए और साथ साथ में उनकी फाइनेंशियल स्टेट को भी अच्छा कर दे। कुछ लोगों का शौक है भाई करनी ही सरकारी नौकरी है, तो वो भी लगे हुए हैं इस रेस में। तो देखिए, आपको जो है ना, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इट हैज टू बी बैलेंस्ड, संतुलित होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आप कहें कि मेरे को तो यार एक सब्जेक्ट पसंद है, जैसे अब मैं साइंस की टीचर हूं, ठीक है, अब मैं सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मुझे एक ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। और ये जो है ना, ये गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने का एटीट्यूड नहीं है सही। देखिए, अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, किसी सब्जेक्ट से तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार हो गया, या किसी सब्जेक्ट से तुम्हें बहुत ज्यादा नफरत हो गई, तो फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हैं। फिर आप क्या करें, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है उसमें भाई अपनी हायर स्टडी परस्यू करें और उसी में अपना आप करियर बनाएं। ठीक है, या तो फिर ये ऑप्शन है आपके पास। बट अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जो कि भाई सबको चाहिए, स्टेबल है, ठीक है, स्टेबिलिटी है, उसमें सिक्योरिटी है, इन चीजों को कोई नहीं डिनाई कर सकता। आप लाख कह लीजिए कि भाई आजकल प्राइवेट वालों के पैकेज कोई 30 लाख ले रहा है जी साल का, कोई 50 लाख ले रहा है, पर जो जॉब सिक्योरिटी और जो पीस ऑफ माइंड, जो संतुष्टि आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलती है, वो आपको प्राइवेट सेक्टर में कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब को एस्पायर कर रहे हैं तो देखिए, आपकी जो तैयारी है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, इक्वल टाइम देना है सभी सब्जेक्ट्स को। ठीक है, चाहे मेरे को पर्सनली टेक्निकल पार्ट ज्यादा पसंद हो, बट ऐसा नहीं है कि फिर मैं नॉन टेक्निकल को इग्नोर कर दूं। सिर्फ टेक्निकल में तीर मार लेने से आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। सिलेक्शन उसकी होगी जो बैलेंस स्कोर लेके आएगा हर सब्जेक्ट में, हर पार्ट में। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपना टाइम जो है वो इक्वली डिवाइड करना है। और अब कुछ ही जो है दिन रह गए हैं एग्जाम के लिए, आपके कुछ ही दिन रह गए हैं। ठीक है, तो इस टाइम में डीमोटिवेट हमें बिल्कुल भी नहीं होना है, मोटिवेशन पूरी रखनी है, जोश हाई रखना है, ताकि जब हम एग्जाम में जाए ना तो हमें ऐसे ही लगे कि दिस इज जस्ट अ नॉर्मल डे। ठीक है, अनदर डे, है ना, ये एक कोई खास दिन नहीं है, एक अलग दिन है, एक नया दिन है। बस हमें जाके एक तरीके से आप कह लीजिए बस एक मॉक टेस्ट हम देने जा रहे हैं। एग्जाम का प्रेशर लेके आपको दिमाग जो है सेंटर में नहीं घुसना है। ठीक है, नेगेटिविटी को इस समय पे दूर रखें। जो लोग आपको नेगेटिव करते हैं, जो सिचुएशंस आपको नेगेटिव करती हैं, जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में
प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। भाई देखिए, जब नौकरी पानी होती है ना तो सब कुछ भूल जाइए, ठीक है। 7-8 महीने के लिए घूमना फिरना, यार दोस्त, प्यार मोहब्बत, ठीक है, सब कुछ आपको त्यागना पड़ता है कुछ समय के लिए। तो जाके आप देखिए एक ऐसे लेवल पे पहुंचते हैं ना, फिर प्यार मोहब्बत, लड़कियों की लड़कों की लाइन लग जाती है और सब तुम्हारे दोस्त भी बनना चाहते हैं, सब तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको एक मोटिवेशन के लिए थोड़ी सी बताती हूँ। जैसे मेरा ना एक भाई फ्रेंड है, हम स्कूल टाइम से इकट्ठे थे। तो वो ना स्कूल में वॉज नॉट इंटेलिजेंट एट ऑल, मतलब 60% वाला बच्चा था वो, ठीक है, 60% वाला स्टूडेंट था। उसके बाद सबने सोचा ये जिंदगी में क्या करेगा, है ना, और चुपचाप रहना। उसने क्लास में कोई उसके ज्यादा यार नहीं, कोई दोस्त नहीं, और किसी को इंटरेस्ट भी नहीं था उसमें, क्योंकि भाई ना तो पढ़ाई में इतना अच्छा था ना स्पोर्ट्स में इतना अच्छा था, ठीक है। एक एवरेज सा स्टूडेंट था, एवरेज कहिए या बिलो एवरेज कहिए, ठीक है। उसके बाद भाई उसने नॉर्मल अपना बीटेक वीटेक करी, नॉर्मल कॉलेज से, बिल्कुल नॉर्मल कॉलेज से, कोई उसने एग्जाम नहीं उससे क्रैक हो पाया, कोई आईआईटी नहीं, कोई जेई नहीं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा नहीं करा नोटिसेबल कि दुनिया उसको जाने या दुनिया उससे कनेक्ट करे। तो क्या होता था भाई, स्कूल के जो हमारे पास आउट्स होते थे तो रीयूनियंस होती हैं, काफी कुछ होता है, ठीक है। तो उसमें उसको कोई इनवाइट नहीं करता था, क्योंकि सब भूल ही गए थे कौन है कौन नहीं। बट अभी देखिए पीछे कुछ दो साल पहले वो जो है वो एसएससी एग्जाम क्रैक करके जीएसटी इंस्पेक्टर बना। तो जब वो जीएसटी इंस्पेक्टर बना ना, तो आज सब बोलते हैं, ठीक है, आज देखो मैं भी उसकी कहानी सुना रही हूँ, आज सब बोलते हैं कि यार वो, अच्छा वो हमारा क्लासमेट था, अच्छा वो मेरा दोस्त था, अच्छा वो तो मेरी क्लास में था, ठीक है। तो देखिए 100 लोग, जब आपके पास पैसा होता है ना, पैसा होता है, पावर होती है, पोस्ट होती है, तो 100 लोग तुम्हारे दोस्त भी बनेंगे और 100 लड़कियां भी तुम्हारे पीछे आएंगी। आज तुम्हें अगर कोई लड़की नहीं भाव देती है ना कि तुम तो भाई नल्ले बेरोजगार हो, ठीक है, तो ये मत सोचना। ये एक मतलब देखिए ना, दुनिया है यार, ये दुनिया है। प्यार कोई नहीं देखता है, प्यार कोई नहीं देखता है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास पोस्ट होनी चाहिए, आपके पास पावर होनी चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब आपको वही दिलाती है, ठीक है। तो अब जो आपको एग्जाम देना है, इतने मन से देना है, इतने मन से देना है कि हमें सिलेक्शन लेके रहनी है। चलिए, हो गई आज की मोटिवेशन का कोटा, शुरू करते हैं, एग्जाम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं नदर्न रीजन का। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैव कॉन्स्टेंटली चेंजिंग शेप। देखो कितना इजी, और पेपर इतना इजी है ना, इतना इजी है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका का आकार लगातार बदलता है। तो मेरे को लगता नहीं है कि इसमें मेरे को कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत है या कुछ भी बोलने की जरूरत है। आप सब लोग जानते हैं भाई, जो अमीबा होता है ना, अमीबा सेल, ये अपनी शेप को चेंज करता है, ठीक है, इररेगुलर इसकी शेप होती है। और साथ साथ में याद रखेंगे, अमीबा के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसको आप क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। एक तरीके से ये इसका क्या करता है, जब कोई भी फूड पार्टिकल इसके नियर आता है तो एक फॉल्स फुट ये बना लेता है। फॉल्स, स्यूडो मीन्स नकली, जो असल में है नहीं है, ठीक है। सूडोपोडिया बना लेता है और फिर फूड को इसमें ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया इसमें बनता है, इसका एक खास फीचर है सूडोपोडिया। रिप्रोडक्शन ये कैसी करता है, तो ये बाइनरी फिशन, अपने आप को 2 हिस्सों में ये बांट लेता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जो है आपको अमीबा में देखने को मिलती है, अजिस्मानी प्रजनन, ठीक है। तो इसका एक जो सही करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, अमीबा सेल। बाकी देखिए आपके मसल सेल, नर्व सेल, बोन सेल, इन सब की शेप फिक्स है, ठीक है। मसल्स जो हैं आपकी लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं। नर्व सेल की अगर आप बात करें तो ब्रांच्ड होता है, ठीक है, इसकी शाखाएं निकली होती हैं। नर्व सेल के ऊपर क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, और मैंने प्रीवियस ईयर वाली जो हमारी वीडियोज है, प्रीवियस ईयर वाली जो सीरीज लगी हुई है, आप देख भी सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको कर जाएं अगर आपने नहीं करा है, ठीक है। उसमें हमने और भी पेपर फायर वाले पिछले सालों के डिस्कस करे हुए हैं। तो जो नर्व सेल है उसमें भाई डेंड्राइट होता है, ठीक है, एक्सॉन होता है, उसका हेड होता है, तो उसमें काफी फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको जरूर देख लेना। फिर आपका बोन सेल, ठीक है। तो इन सब की शेप फिक्स्ड होती है, अमीबा की जो शेप है ये आपकी इरेगुलर रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इफ 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन 360 ml ऑफ वाटर, देन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज विल बी। यदि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 360 मिलीग्राम पानी मिलीलीटर पानी में घोल दिया जाता है तो द्रव्यमान दर द्रव्यमान प्रतिशत
के संदर्भ में घोल की सांद्रता होगी क्या? तो ये आप जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सांद्रता निकालने के किसी भी घोल के अलग अलग तरीके होते हैं, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, दोनों ये आपके फेमस हैं, ठीक है। एक मास बाय मास है, मास बाय वॉल्यूम है। 2 मिनट थोड़ा सुन लो इनके बारे में ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाए, ठीक है। तो आप जो निकालते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन, एक तो आप निकाल सकते हैं कैसे, मास बाय मास, ठीक है जी। तो मास बाय मास में इस चीज का ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, जो परसेंटेज कंसंट्रेशन आपकी निकल के आती है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, किसका मास लेना है आपको, सॉल्यूट का, ध्यान रखेंगे, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये तो आपकी हुई मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। एक होती है मास बाय वॉल्यूम, इसके ऊपर भी सवाल आपका बन सकता है तो इसके बारे में भी जान लें, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो ऊपर आएगा मास, मास किसका, मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन नीचे क्या आएगा, मास नहीं आएगा, वॉल्यूम आएगी, किसकी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, आपके दिमाग में रहने चाहिए ये। अभी इस क्वेश्चन में आपको मास बाय मास पूछा है, तो यहां देखिए सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन, ठीक है। सॉल्यूट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको आपने डिसॉल्व करा किसमें, सॉल्वेंट में, जो कि आपका पानी है, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, गलती वो ये करते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट तो सही ले लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन में वो ऐड करना भूल जाते हैं। कई बार तो देखिए क्वेश्चन में वो आपको टोटल सोल्यूशन का मास दे देता है, बट जैसे अब आप इस क्वेश्चन में देखें तो उसने आपको मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का अलग से दिया है और वाटर का अलग से दिया है, यानी सॉल्यूट का मास अलग दिया है, सॉल्वेंट का अलग दिया है। जब आप डिनोमिनेटर लिखेंगे, सॉल्यूशन का मास लिखेंगे, तो आप दोनों को ऐड करेंगे। अब भाई गधा और घोड़ा कैसे प्लस करें, है ना, ग्राम और मिलीलीटर मैम कैसे प्लस करें, है ना, गधे में घोड़ा तो प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। मैं बोलूं तुम्हें 3 गधे हैं और 4 घोड़े हैं, टोटल बताओ कितना हुआ, क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इनका यूनिट सेम करना पड़ेगा। अब यूनिट कैसे सेम करें, तो क्योंकि मास बाय मास है, इट मीन मुझे मिलीलीटर को पहले ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो ये बात का आप ध्यान रखें भाई, जो 1 मिलीलीटर होता है ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम। 1 मिलीलीटर जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली मास में 1 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 360 ml पानी है, तो 360 ग्राम पानी हुआ बेसिकली आपके पास, ठीक है। तो यहां देखेंगे आप, जो आपके पास मास बाय मास परसेंटेज आने वाली है, मास बाय मास परसेंटेज, तो ये आपकी कितनी हुई, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना दिया है आपको, 40, ठीक है, अपॉन, अब जब आप मास ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे 40 प्लस 360 करेंगे, ठीक है। 360 मत ले लेना क्योंकि ये सिर्फ वाटर का है, 40 ग्राम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो डला है, इनटू 100। तो ये हो गया आपके पास 40 अपॉन कितना हुआ, 400 इंटू 100। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 10। तो 10% इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो 10% जो है इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन आपकी होने वाली है, कैसी, मास बाय मास, ठीक है। अच्छा, अगर मास बाय वॉल्यूम पूछ लेता, मास बाय वॉल्यूम पूछ लेता तो फिर आपको क्या करना पड़ना था, 40 ग्राम अपॉन, अब वॉल्यूम है नीचे तो 360 ml तो ठीक है, इसको फिर आप 40 ml लेते तो नीचे आ जाता 400 ml, तो वो भी 10% आती, बट उसका यूनिट क्या होता, फिर उसका यूनिट होता ग्राम पर ml, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ग्राम और ग्राम है तो ये कैंसिल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है अ स्टोन इज रोलिंग ऑन अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, एक पत्थर पूरी तरह से क्षैतिज ग्रीष्म रहित सतह पर लुढ़क रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनर्जी डज इट पोजेस ड्यू टू इट्स मोशन, किस टाइप की एनर्जी उसमें है, काइनेटिक है, पोटेंशियल है या केमिकल है, यानी गतिज ऊर्जा है, स्थितिज है या फिर आपकी रासायनिक ऊर्जा है। तो देखिए, अब आप सब जानते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी कब आती है, जब बॉडी मूव कर रही होगी, जो भी बॉडी मूव कर रही होगी उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, उसने आपको बोल दिया कैसा सरफेस है, हॉरिजॉन्टल है, यानी कि इस सरफेस की कोई हाइट नहीं है, ये ग्राउंड के साथ ही मिला हुआ सरफेस है ऐसा, तो इट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे नहीं है और फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, और इस पे वो चलते जा रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, इस किसी वेलोसिटी से चल रहा है, किसी स्पीड से चल रहा है, तो इस टाइम पे इसके पास सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी है वो बराबर है 12 mv² के,
इट मीन्स इट इज ओनली द काइनेटिक एनर्जी। इस टाइम पे इसके पास MgH कुछ नहीं है, MDH मसाले नहीं, MgH, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, वो इसके पास कुछ नहीं है क्योंकि ये किसी हाइट पे रेज नहीं है अभी। अच्छा, अगर इसमें ये बोल देता कि ये एक इंक्लाइंड सरफेस पे जा रहा है, ठीक है, मान लो ये एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, या किसी पहाड़ी पे चढ़ रहा है, तो उस समय में देखिए उसके पास काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल भी होगी। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा काइनेटिक कम होगी, पोटेंशियल बढ़ेगी। पर यहाँ पे क्योंकि उसको कोई हाइट अटेन नहीं करनी है, तो जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी कैसी है, वो सारी की सारी आपकी काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज ओनली वन। सो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी, इसका जो सही ऑप्शन हुआ वो कौन सा हुआ, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कह रहा है कौन सा जो कथन है इनमें से गलत है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आपको चूज करनी है। ऑल द नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। सभी अधातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं, क्या ये ट्रू है। मैंने कितनी बार ये बात बताई है, एक्सेप्शन, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, ठीक है। इसमें देखिए सारे के सारे ऑलमोस्ट लिक्विड्स या गैसेस ही होते हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड, सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे नॉन मेटल्स जो है वो आपके लिक्विड और गैसेस होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसमें आपकी एक जो सॉलिड जो है, ठीक है, सॉलिड जो है वो आपके बहुत कम है, अगर वो सॉलिड है भी है ना, जैसे कार्बन, सल्फर, ये बिल्कुल पाउडरी हैं। सारे के सारे सॉलिड नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ लिक्विड भी होते हैं और कुछ गैसेस भी। जैसे इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ब्रोमीन का, ठीक है। ब्रोमीन जो है इट्स द ओनली लिक्विड नॉन मेटल, जैसे मर्क्यूरी इज द ओनली लिक्विड मेटल, ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। तो सारे के सारे तो सॉलिड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई, तो ये स्टेटमेंट इज फॉल्स। ग्रेफाइट इज हार्डेस्ट नॉन मेटल, बिल्कुल गलत। मैंने आपको शायद पिछली क्लास में भी, अगर आपने नहीं लगाई है तो वो क्लास भी लगा लें, ईस्टर्न रीजन वाली, उसमें इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें मैंने आपको बताया था जो ग्रेफाइट है वो हार्डेस्ट नॉन मेटल नहीं, हालांकि जो आपका कार्बन का दूसरा एलोट्रॉप है डायमंड, दैट इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल नोन, ठीक है, हार्डेस्ट। तो ग्रेफाइट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हुई। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, सोनोरस मतलब जिनमें से टन की आवाज नहीं आती, ठीक है। जैसे भाई मेटल्स के ऊपर अगर आप हैमर से पीटे या फिर आप अपने हाथ से उसको थप्पड़ मारें, ठीक है, तो वो उसमें से आपको एक टन की आवाज सुनने को मिलती है, तो वो नॉन मेटल्स में नहीं होती है। तो ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है, ये गलत इसमें कुछ नहीं है। नॉन मेटल्स आर लस्ट्रस, क्या अधातुएं नॉन मेटल्स में चमक होती है क्या, नहीं, वो मेटल्स में होती है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो आपको सिलेक्ट करनी है इनकरेक्ट, गलत वाली। तो कौन सी हुई, 1, 2 एंड 4। तो आपका कौन सा ऑप्शन बना, सी ऑप्शन, 1, 2 एंड 4। तो जो 1, 2 एंड 4 हैं आपकी, ये आपकी क्या हुई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हुई और इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब आपको सही स्टेटमेंट्स उठानी है, ट्रू वाली। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इन गैस इज लार्जेस्ट देन सॉलिड्स एंड, यार ये क्वेश्चन तो ना एक बच्चा भी कर देगा, ठीक है। 6th क्लास के बच्चे को आप ये क्वेश्चन देंगे ना तो वो कर देगा, ठीक है। तो यहां देखिए कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इन गैसेस इज लार्जेस्ट देन सॉलिड, लार्जर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, मतलब कि गैसों के कणों के बीच की जो दूरी है वो ठोस और तरल पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक होती है, बिल्कुल ठीक है। जो आपकी सॉलिड्स हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसेस होती हैं, इंटर पार्टिकल स्पेसेस, वो सबसे कम, फिर लिक्विड्स में उससे थोड़ी सी ज्यादा और गैसेस में उससे ज्यादा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इन गैसेस रिमेन्स द सेम अंडर कॉम्प्रेशन, संपीड़न यानी प्रेशर लगाने पे के तहत गैसों में कणों के बीच की दूरी समान रहती है, क्या ऐसा होता है क्या। गैसेस जो है वो कंप्रेसिबल होती हैं, आप अगर उन पे प्रेशर लगाएंगे तो वो कंप्रेस हो जाएंगी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। जो गैस है उसके अंदर कॉम्प्रेस उसको कर दिया जाता है, ठीक है। कौन सी गैस होती है फायर एक्सटिंग्विशर में, ये आप लोग नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। सबको ये कमेंट करना है नीचे वीडियो खत्म हो जाने के बाद कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें कौन सी गैस होती है, ठीक है। तो गैस को आप कॉम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके भाई एयरप्लेन है, जब आप इतने ऊपर पहुंच जाते हैं आप सांस कैसे लेते हैं, एयरप्लेन में आप कैसे सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है ना उनमें गैसेस को कॉम्प्रेस, बहुत सारी गैस को कॉम्प्रेस कर लिया गया है, ठीक है, ताकि उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कम हो जाए और उनको आप एक छोटी सी सिलेंडर में स्टोर करके भर के रख पाए।
ठीक है, तो ये देखिए रिमेन्स द सेम, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, जितना आप प्रेशर लगाएंगे उतना जो पार्टिकल्स के बीच का, गैसेस के जो कण हैं उनके बीच की जो दूरी है वो कम होती जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स एंड गैसेस डिक्रीजेस अंडर कंप्रेशन, बिल्कुल सही है ना, जो संपीड़न के तहत गैसों के कणों के बीच की जो दूरी है वो कम होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, हाई प्रेशर पे गैसेस को आप कॉम्प्रेस कर सकते हैं, उनको आप स्टोर कर सकते हैं किसी छोटे कंटेनर में। डिस्टेंस बिटवीन गैसेस पार्टिकल्स एंड गैसेस इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, बात कर रहा है तापमान बढ़ने पर गैसों में कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, बिल्कुल। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागेंगे, उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और ज्यादा। ठीक है जी, तो वो एक दूसरे से और ज्यादा दूर भागेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपकी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब देखिए, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि गैस को कंप्रेस करने की सबसे अच्छी कंडीशंस क्या होंगी, तो गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हैं एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। ये बात का ध्यान रखना, अगर गैसेस को कंप्रेस करना है तो आपको उनके ऊपर हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा और टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हुए आपके पास ट्रू स्टेटमेंट्स 1, 3 एंड 4। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? 1, 3 एंड 4, डी ऑप्शन। ठीक है जी, तो इसके लिए आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बोन मैट्रिक्स इन विच बोन सेल्स आर एम्बेडेड। देखिए, हर आपके जो शरीर में कोई भी सेल है ना, उसके पास एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे हम इंसान हैं, हम किस में सांस ले रहे हैं? हम हवा में सांस ले रहे हैं। जो आपके एक्वेटिक हैं जैसे मछली वगैरह है, ठीक है, वो किस में सांस ले रहे हैं? पानी में ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हर एक तरीके के जो सेल होते हैं ना, उनका एक मैट्रिक्स होता है, मतलब एक ऐसा उसका आउटर आप कह लीजिए जिसमें उसको रखा जाता है। ठीक है, जिसमें उस चीज को रखा हुआ है नेचर ने। तो यहाँ देखिए, जो आपके बोन्स हैं, आप सब जानते हैं उनका जो मैट्रिक्स है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स का बना होता है। ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों का जो है ये आपका बना होता है। तो थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन था, मैं कहूंगी कि देखिए ऐसे 1-2 क्वेश्चंस के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहिए। ठीक है, एग्जाम में ऐसे 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें आपको कुछ फैक्चुअल चीजों को रिटेन करना होता है। ठीक है, तो भाई जिसका तो याद रह गई तो हो गया क्वेश्चन, नहीं तो चला गया, चलो कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटल और स्ट्रिएटेड मसल। किस प्रकार के मांसपेशी ऊतक को कंकालीय या रेखित मांसपेशी का भी से भी जाना जाता है? तो आप सब जानते हैं भाई, थोड़ा सा जान लेंगे इनके बारे में। जो आपके मसल होते हैं, मसल टिश्यू, ये एक पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू है। ठीक है, हम सब में होते हैं मसल टिश्यूज। ये आगे 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? स्केलेटल होते हैं, स्मूथ होते हैं और कार्डियक होते हैं, यानी कि कंकालीय होती हैं, चिकनी होती हैं और हृदयात्मक होती हैं। ठीक है, सुन लेंगे इनके बारे में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो जो ये मसल टिश्यू होते हैं ना, ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और लेंथन भी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट। तो ये 3 तरीके के होते हैं। आइए देखते हैं। जो सबसे पहले आपके स्केलेटल होते हैं, यानी कंकाल की जो मांसपेशी होती है वो देखने में ऐसी होती हैं, लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं। ठीक है, इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेट क्या होती है? जैसे लाइनें आपको दिख रही हैं। ठीक है, लाइनें इसके ऊपर ऐसी बनी आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो आपको क्या क्या इसमें याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि क्या ये धारीदार है? बिल्कुल है, स्ट्रेटेड है। इसमें न्यूक्लियाई, क्या ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, मतलब सिंगल न्यूक्लियस है, या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड है? तो यहां देखिए, ये आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि इसके अंदर आपके बहुकेंद्रीय होते हैं, बहुकेंद्र होते हैं और अनब्रांच्ड, इसकी कोई भी ब्रांचेस आपको नहीं दिख रही हैं। ठीक है, कोई भी शाखाएं इसकी नहीं दिख रही हैं। और साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि क्या ये वॉलेंटरी है, मतलब क्या आप इन्हें अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर आपकी बॉडी इन्हें कंट्रोल करती है। तो देखिए, जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं ये आपकी खुद की वॉलेंटरी मसल्स हैं, ये आपकी स्वैच्छिक मांसपेशियां हैं। अब जैसे भाई मेरे को अपना हाथ हिलाना है, ठीक है, ये तो मेरे कंट्रोल के अंडर है ना, दिस इज वॉलेंटरी। ठीक है, इसको आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, नहीं हिलना भाई, आज नहीं दिल है तो बेड पे पड़े रहेंगे सारा दिन, नहीं हिलाएंगे कोई हड्डी अपनी। ठीक है, तो ये आपकी अपनी विल के अंडर होती हैं, ये चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट आ जाती हैं इसमें, दैट इज योर स्मूथ मसल फाइबर्स। ठीक है जी, ये कैसी होती हैं स्मूथ वाली? तो ध्यान रखेंगे, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, मतलब इनमें सिंगल न्यूक्लियस ही होता है, एक केंद्र ही होता है इनका। अनब्रांच्ड होती हैं और इन पे कोई भी आपको लाइनें नहीं दिख रही हैं। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं आप अनस्ट्रेटेड। इसमें कोई लाइंस भी नहीं होती है, मतलब कोई धारियां भी नहीं होती है।
और इनका नेचर कैसा होता है, इनवॉलेंटरी। ये कहाँ पाई जाती हैं, ये आपकी जैसे स्टमक की लाइनिंग हो गई, लंग्स की लाइनिंग हो गई, इनके ऊपर पाई जाती हैं। तो क्या आप अपने स्टमक के एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं क्या आप बोले यार चलो अभी मैं कुछ ऐसा करता हूं कि डाइट पे चल रहा हूं, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा खाने का दिल है, कुछ मीठा खाने का दिल है, खा लिया, बट अपने स्टमक को कंट्रोल कर लेता हूं कि ये इसको डाइजेस्ट ही ना करे, ठीक है, इसकी कैलोरीज मेरी बॉडी में जो है, मेरे खून में रचे ही ना जाके। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, आप इनके एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, दे आर इनवॉलेंटरी, ठीक है। ये जो है ये अनैच्छिक होते हैं, ये आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके इनर ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, जिनका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है। आपके दिल का धड़कना, ठीक है भाई, दिल का धड़कना भी आपके कंट्रोल में नहीं है ना, किसी को देख के धड़के या फिर, है ना, तो वो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो दिल का धड़कना, ये आपकी स्टमक का हो गया, इंटेस्टाइन, तो इन सब के जो फंक्शंस हैं इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे इसके बारे में। और देखिए कार्डियक, ये स्पेशली आपके दिल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये आपके दिल से जुड़े हुए हैं। ये वाली मांसपेशी जो है हृदय से जुड़ी हुई है। कैसी होती है? तो स्ट्रेटेड होती है, इसके ऊपर लाइंस जो हैं वो ऐसे आपको दिख रही होंगी, ठीक है, वर्टिकल लाइंस। यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिंगल इनमें न्यूक्लियस होता है, और ब्रांच्ड होती हैं, शाखाएं इनकी होती हैं, ठीक है, शाखाएं इनकी होती हैं। और साथ साथ में ध्यान रखेंगे भाई ये भी आपकी कंट्रोल के अंदर नहीं है, ठीक है, दे आर ऑल्सो योर इनवॉलेंटरी मसल्स, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने समझा कि 3 तरीके के मसल टिश्यूज होते हैं हमारे अंदर। एक होते हैं स्केलेटल, ठीक है जी, दूसरे होते हैं स्मूथ, और तीसरे होते हैं कार्डियक, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं? सबसे पहले स्ट्रेटेड होते हैं, यानी इनके अंदर धारियां होती हैं, लाइंस होती हैं। न्यूक्लियाई इनमें कैसे होते हैं? तो मल्टी न्यूक्लियस होता है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लियाई इसमें आपको देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ क्या इनकी कोई शाखाएं होती हैं क्या? नहीं, दे आर अनब्रांच्ड, ठीक है। इनका एक्शन कैसा, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री? तो ये वॉलेंट्री, आप इसको अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, स्वैच्छित, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्मूथ की। तो स्मूथ में देखिए क्या होता है, स्मूथ में क्या कोई धारियां थी क्या? नहीं थी, ठीक है, तो अनस्ट्रेटेड, इसमें कोई भी धारियां नहीं थी। उसके बाद देखिए न्यूक्लियस, तो अभी हमने देखा कि ये यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, यूनि न्यूक्लिएटेड, ठीक है। उसके बाद क्या इनकी ब्रांचेस हैं क्या जो आपके स्मूथ थे? नहीं, दे आर ऑल्सो अनब्रांच्ड, इनमें कोई भी ब्रांचेस नहीं होती हैं। और तीसरा देखिए इनका एक्शन जो है वो कैसा है? तो इनका एक्शन भी इनवॉलेंटरी है, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के साथ, इनके एक्शंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कार्डियक, तो कार्डियक में देखिए क्या इनमें लाइनें होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं, स्ट्रेटेड, ठीक है। इनके न्यूक्लियाई कैसे हैं? तो ये भी आपने अभी हमने देखा यूनि है, ठीक है, यानी सिंगल न्यूक्लियस। उसके बाद देखिए क्या इनमें ब्रांचेस हैं क्या? तो ब्रांचेस हैं बिल्कुल, ठीक है, इसमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद देखेंगे इनका एक्शन, तो भाई ये भी स्मूथ मसल्स की तरह इनवॉलेंटरी है, ये स्पेशली जुड़ी होती हैं आपकी किससे? हार्ट से। तो ये आपको याद रखनी है सारी चीजें फॉर दीज 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। और भी इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बनाया जा सकता है एग्जाम में, जो होने वाला एग्जाम है। तो देखिए जो आपकी मसल टिश्यू ऑल्सो नोन है स्केलेटल और स्ट्रेटेड, तो स्केलेटल और स्ट्रेटेड वॉलेंट्री होती हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं, स्वैच्छित होती हैं, ठीक है, इनवॉलेंट्री नहीं होती हैं। स्मूथ और कार्डियक तो अलग ही टाइप्स हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे बात कर रहा है स्केलेटल मसल की, तो वो स्ट्रेटेड होती हैं, साथ साथ में वॉलेंट्री होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेजिस्टेंस इज इनकरेक्ट। प्रतिरोध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन ईस्टर्न एग्जाम में पूछा गया, ईस्टर्न रीजन वाले में, ठीक है। चलिए, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटालिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर, कह रहा है दिए गए तापमान पर किसी दिए गई धातु के तार के लिए प्रतिरोध स्थिर होता है। बिल्कुल, आप जानते हैं, हम पढ़ के आए हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज रो एल अपॉन ए, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है ना उसको ये मत समझ लेना कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, भाई हम ओम्स लॉ से पढ़ के आए हैं V इज इक्वल टू
IR, है ना, ये तो सबको पता है कि हम ओम्स लॉ से पढ़ के आए V इज इक्वल टू IR। तो कई स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस है ना वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा नहीं होता। रेजिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर देखिए आप करंट को चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा ताकि रेजिस्टेंस सेम रहे। रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी मटेरियल की इंटरनल क्वालिटी है, ठीक है, उसको आप बाहरी चीजें बदलने से नहीं बदल सकते हैं। ये किसी मटेरियल का नेचर है। जैसे भाई हमारा नेचर होता है ना कि हमारे नेचर में कोई चीज ऐसी है जो आप बाहर से जो मर्जी करें भाई हम नहीं बदल सकते। जैसे कुछ लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ठीक है, कईयों का दिल भाई कई बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातों को, तो बाहर से आप उनको जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर लें भाई वो अंदर से वैसे ही रहेंगे क्योंकि वो है ही ऐसे, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है तो ये भी आपका V अपॉन आई है। तो ये V अपॉन आई का मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा या करंट घटाएंगे तो मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर एक चेंज होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज होगा जिसकी वजह से रेजिस्टेंस सेम रहेगी। तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड किस पे करती है, तो देखिए ये आपका L यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगी और एरिया पे डिपेंड करेगी। जितना लंबा कंडक्टर होगा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है, जितना एरिया कंडक्टर का ज्यादा होगा, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। और साथ साथ में ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। पर यहां पे कह रहा है रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर। एक दिए हुए टेम्परेचर के ऊपर किसी एक मटेरियल की जो वायर है अगर आप उसकी डायमेंशंस नहीं बदल रहे हैं, लेंथ और एरिया नहीं बदल रहे हैं, तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर एट एनी टेम्परेचर। मतलब मैंने आयरन की एक वायर ली, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर मैंने चेंज करती रही तो हर बार रेजिस्टेंस सेम आएगी? नहीं। मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है। किस पे? रेजिस्टेंस आपकी 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे, एरिया पे और टेम्परेचर पे, ठीक है। तो लेंथ टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। आई थिंक यही आपका आंसर होगा। अगली स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। द करंट थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कह रहा है करंट फ्लो होने वाला रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल, जिस मटेरियल की रेजिस्टेंस कम होगी उसमें से करंट ज्यादा फ्लो कर पाएगा, जिस मटेरियल की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें से करंट फ्लो अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। तो ये आपकी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। रेजिस्टेंस कैन बी वेरिएड यूजिंग रियोस्टैट। बिल्कुल, रियोस्टैट को आप वेरिएबल रेजिस्टर भी बोलते हैं। इसमें आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को जो है आप चेंज कर सकते हैं अपने मन के अनुसार। चलिए, ऐसे ही सिमिलर कंसेप्ट पे आपका ईस्टर्न रीजन का भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए कंसेप्ट रिपीट हुए हैं। What is the role of the basement membrane in epithelial tissue? कह रहा है जो आपका उपकला उत्तक है उसमें बेसमेंट झिल्ली की क्या भूमिका है। तो भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन किसी भी टिश्यू की उसको सेपरेट करती है फ्रॉम एनी अदर काइंड ऑफ, जैसे सैंडविच होता है, ठीक है, एक ब्रेड के ऊपर दूसरी ब्रेड, उसके बीच में भाई कोई लेयर बिछाओगे ना, पनीर बिछाओगे, कोई फिलिंग बिछाओगे, वो उसको सेपरेट कर रही है। तो उसी तरीके से को वो एपिथेलियल टिश्यू को उसके नीचे वाले टिश्यू, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू आप जानते हैं इज योर स्किन, ठीक है, जो हमारा स्किन है ये एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल है। इसके नीचे अब आगे और टिश्यूज हैं, ठीक है, तो उनसे सेपरेट करती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो था वो आपका ए ऑप्शन था। इसमें कोई भी जो है डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको सही कथन चुनने हैं। ऑल द मेटल्स आर सेम इन रिएक्टिविटी। कह रहा है सभी धातुएं अभिक्रियाशीलता में समान होती हैं। क्या ऐसा होता है क्या? हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है, ठीक है, जिनको नहीं पता है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका बहुत काम आता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप, देखिए सारे मेटल्स जो हैं दे आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी जो है आपकी कम हो रही है। तो यहाँ देखिए सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव माने जाते हैं। इतने रिएक्टिव हैं कि ये ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठंडे पानी से भी वायलेंट रिएक्शन देते हैं, इतने रिएक्टिव है। फिर जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, देखिए पानी को आपको गर्म करना पड़ेगा रिएक्शन के लिए, फिर जैसे और नीचे आएंगे पानी के साथ कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी जो है जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं ये आपकी घटती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सारे के सारे मेटल्स की भाई ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फिर आपकी काम आती है आगे। देखो कहाँ काम आती है। अब नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ो। आयरन कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कह रहा है भाई कि जो आयरन है ना वो कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से निकाल सकता है। मतलब कि अगर मैं रिएक्शन कराना चाहूँ Fe,
प्लस CuSO4। क्या ये रिएक्शन होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो जो आयरन है, ये रहा आयरन, ये कॉपर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। देखिए ना यार, सीधी सी बात है, अगर तुम्हें 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 किसी से मोहब्बत है, ठीक है, तुम्हें किसी से प्यार है, तुम्हें उसके साथ जाके जोड़ी बनानी है अपनी, तो जोड़ी उसकी पहले से बनी हुई है किसी के साथ, तो अब तुम्हें क्या होना पड़ेगा भाई? तुम्हें इससे, ठीक है, इससे ज्यादा स्मार्ट कह लीजिए, ज्यादा कॉन्फिडेंट कह लीजिए, ज्यादा अच्छा होना पड़ेगा, तभी भाई इसको लगेगा ना कि हाँ ठीक है जोड़ी बनाने लायक है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं ना, डन विद योर एक्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, है ना। तो वो वाला काम आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है, तो पता नहीं कैसे आ गया दिमाग में। तो इसको आप जो है इसको रिप्लेस करेंगे, तो इसको रिप्लेस करने के लिए इससे ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा, इससे ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर आता है, तो ये बिल्कुल इसको रिप्लेस करेगा और ये खुद इसके साथ जाके जोड़ी बना लेगा और कॉपर को जो है जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना, तो वैसे ये फेंक देगा, ठीक है। इसका उल्टा रिएक्शन क्या पॉसिबल होगा? अगर मैं बोलूं कि आपके पास रिएक्शन है FeSO4 प्लस कॉपर, क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं होगा, दिस विल नॉट बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि भाई कॉपर इतना काबिल है ही नहीं कि इसके साथ जाके जोड़ी बना ले, ठीक है जी। लायक भी तो होना चाहिए ना इंसान, तुम्हारे साथ रहने के लिए या तुम्हारे साथ भाई तुम्हारा अच्छा दोस्त बनने के लिए या कुछ बनने के लिए लायक भी तो होना चाहिए, तो ये तो लायक ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी नो जोड़ी, तो आयरन सल्फेट बोलेगा नो रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो क्या ये सही है? चलिए, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट थी। आयरन कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, बिल्कुल, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है। कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट सोल्यूशन, बिल्कुल गलत, ये नहीं कर पाएगा। अभी हमने देखा सोडियम इज टू सॉफ्ट टू कट विद अ नाइफ, बिल्कुल ठीक है। सोडियम और सोडियम जो है आपका ऐसा मेटल है जिसको आप नाइफ से कट कर सकते हैं, तो दिस इज ट्रू। तो आपको सिलेक्ट करनी है ट्रू स्टेटमेंट्स, तो ट्रू कौन सी हुई? सेकंड एंड फोर्थ। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? ओनली सेकंड एंड फोर्थ, डी ऑप्शन, ठीक है जी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हुआ वो क्या हुआ? डी ऑप्शन। भाई हिंदी वालों के लिए सब चीजें हिंदी में लाई गई हैं, ठीक है, आप अपने सवाल को हिंदी में पढ़ सकते हैं। और इस रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान रखें, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज का ध्यान रखें। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया श्रृंखला, ठीक है, प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला। चलिए नेक्स्ट, इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज ब्लड गो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग अ साइकिल? किस समूह के जानवरों में रक्त एक चक्र के दौरान केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? तो सारे ऑप्शंस आपके वर्टिब्रेट्स के हैं। डाइवर्सिटी चैप्टर में आपने पढ़े होंगे वर्टिब्रेट्स, जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, सबके सब उसी कैटेगरी में आते हैं। तो आप जानते हैं ऐसों के पास देखिए दो तरीके की सर्कुलेशन हो सकती है ब्लड की, या तो सिंगल सर्कुलेशन होगी या फिर डबल। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारे अंदर डबल होता है, इसमें ना एक पल्मिनरी सर्किट होता है। पल्मिनरी सर्किट मतलब आपका खून जो है वो हार्ट से लंग की तरफ जाता है, लंग से हार्ट की तरफ भी आता है, उसके बाद बॉडी में जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? बॉडी में, मतलब क्या होता है, पहले जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड है वो बॉडी से हार्ट में आएगा, हार्ट से लंग में जाएगा, लंग में प्योरीफाई होगा, लंग से प्योरीफाई होके हार्ट पे जाएगा, हार्ट से फिर बाकी बॉडी ऑर्गन में जाएगा। ये सब आप जानते भी, जैसे अरोटा जो है वो साफ खून लेके जाती है बाकी बॉडी ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा गंदा खून लेके आती है हार्ट की तरफ। तो ये इसमें देखिए बीच में आपका लंग इन्वॉल्व है, ठीक है। ये हार्ट है, ये आपकी लंग इन्वॉल्व है इसके अंदर। बट इस केस में देखिए आपके पास जो है ब्लड एक ही बार, तो इसमें देखिए डबल सर्कुलेशन हो रही है ब्लड की, ठीक है, सर्कुलेशन हो रही है बॉडी, लंग, हार्ट, तीन चीजें। इसमें देखिए आपकी सिंगल सर्कुलेशन होती है ब्लड की, ठीक है। गिल्स से जो है ब्लड आपका गंदा खून निकलता है, बाकी कैपिलरीज में से हार्ट में जाएगा, यहां से प्योरीफाई होगा और फिर जो है ये आपका बॉडी ऑर्गन्स में चला जाएगा। तो इसमें दो ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व एक तरीके से नहीं है, तो ये आपके कैसे हैं? सिंगल सर्कुलेशन। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा जो है सिंगल सर्कुलेशन करते हैं, तो ध्यान रखेंगे भाई जो फिश पाइसिस होती है, वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी पाइसिस, उनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो सिंगल होती है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, हम सब में जो है ब्लड सर्कुलेशन इज डबल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन एज AgNO3 प्लस NaCl टू गिव AgCl प्लस NaNO3। कैसा रिएक्शन है ये, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी घर टूट रहे हैं, है ना, घर टूट रहे हैं। देखिए इसका घर इसके साथ था, ये टूट गया, इसका घर इसके साथ था, ये टूट गया, इनके पार्टनर एक्सचेंज हो गए,
तो ऐसे रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इसमें दो घर टूट रहे हैं, ठीक है। जो हमने पहले देखा था ये वाला रिएक्शन, देखो ये किस तरीके का रिएक्शन था, जो हमने ये वाला देखा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इसमें एक का ही घर टूट रहा था, एक का तो बन रहा था ना, ठीक है, एक एक बेचारा रह गया अकेला। तो इसमें देखिए दोनों घर टूट रहे हैं, ठीक है, इसमें दोनों के घर टूट रहे हैं, इसका भी टूट रहा है, इसका भी टूट रहा है, ठीक है। तो ऐसे को आप बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखिए, इसमें आपका जो AgCl बन जाएगा साथ में, और एक साथ में क्या बन जाएगा आपके पास NaNO3। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको आप क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलो फिजिक्स का न्यूमेरिकल आ गया। इस कंसेप्ट पे बेस्ड कल ही क्वेश्चन कराया, देखिए ईस्टर्न रीजन के एग्जाम में भी ऐसे कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है। A man covers a certain distance at a speed of 40 km per hour and returns to the starting point at a speed of 60 km per hour. Find its average speed for the journey. कह रहा है एक व्यक्ति जो है एक निश्चित दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या थी, ठीक है। तो देखिए आप सब जानते हैं कि भाई व्हेन यू गो फ्रॉम वन पॉइंट A से B की ओर जा रहे हैं और फिर वापस B से A पे आ रहे हैं, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो यानी एवरेज वेलोसिटी जीरो। पर उसने आपको क्वेश्चन में क्या पूछी, एवरेज स्पीड। ऐसे क्वेश्चन में देखिए जहां डिस्टेंस सेम है, जाने का डिस्टेंस भी सेम, आने का डिस्टेंस भी सेम, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, याद रखेंगे। ये फॉर्मूला आप हमेशा नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ कब लगाना है, जब डिस्टेंस सेम हो ओवर द इंटरवल, A से B, B से A, डिस्टेंस इज सेम, तो फिर आप ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब यूज करेंगे व्हेन S1 इज इक्वल टू S, डिस्टेंस जाने का आने का सेम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो होती है ये होती है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहां से देखिए ट्वाइस, v1 कितना है आपके पास 40, v2 कितना है 60 अपॉन, टोटल करेंगे तो 40 और 60, तो ये कितना हुआ आपके पास, नीचे आ गया भाई 100, ऊपर आ गया कितना 24, 4800 अपॉन 100, लो तो 48, और यूनिट क्या होगा इसका, किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, अगर आपको ये पता है तो डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग एटम्स विद देयर रिस्पेक्टिव कोवेलेंसी। कोवेलेंसी के साथ आपको इसको मैच करना है, ठीक है, कोवेलेंसी के साथ मैच करना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहां पे क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाँ देखो कोवेलेंसी के साथ मैच करना है, हाँ ठीक है। निम्नलिखित परमाणुओं को का उनकी संबंधित संयोजकता से मिलन करें। तो देखिए दो चीजें होती हैं, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। एक चीज होती है जिसको आप बोलते हैं वैलेंसी, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कोवैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी क्या है और कोवैलेंसी क्या है, ठीक है। कोवैलेंसी की बात आप करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड, को से याद रखो, को फॉर कोवैलेंसी, को फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाने जा रहा हो कोई भी जो एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी धातु जो है वो जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाने जा रहा हो तो उस टाइम पे कितने बॉन्ड वो मैक्सिमम बना सकता है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी शेयर्ड टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए ना, कोवैलेंट बॉन्ड में आप जानते हैं तीन ही तरीके के होते हैं, या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या डबल बॉन्ड होगा, या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो या तो कोवैलेंसी 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ये डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड ये आपके बना सकता है। तो इसकी कोवैलेंसी क्या हो जाएगी 4। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम की बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 283, है ना। तो इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये होगी कोवैलेंसी, ठीक है। अच्छा, वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी जो है ये आपके नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी गेन्ड और लॉस्ट और शेयर्ड to achieve stable इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप सब जानते हैं भाई, जितने एलिमेंट्स को हम डील करते हैं उनके लिए ऑक्टेट इज स्टेबल, 8 होंगे तो स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए या उसको लूज करने पड़ेंगे या उसको शेयर करने पड़ेंगे ताकि वो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाए। देखिए, अगर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो वैलेंसी भी 1 2 3 रहती है और 4 तक भी सेम ही रहती है। अगर 4 से ज्यादा है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, तो उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब वो 5 लूज तो नहीं कर सकता, उल्टा वो क्या करेगा, 3 गेन कर लेगा, तो वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। ठीक है जी, वैलेंसी क्या होने वाली है, 3 होने वाली है। तो इस तरीके से आपकी वैलेंसी और कोवैलेंसी में फर्क होता है। अब यहां देखिए, कह रहा है, बात कर रहा है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, तो देखिए इसके पास जो है 6 आपके ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,6। तो क्या ये 6 बॉन्ड बना सकता है, नहीं भाई, ये 6 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये अपने आप को डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड बना के शेयरिंग करेगा 2 इलेक्ट्रॉन की, फिर इसके पास 8 पूरे हो जाएंगे। तो इसकी जो कोवैलेंसी है वो कितनी हुई, 2 हुई। कार्बन की 4 होती है, टेट्रा, आप जानते हैं 4 बॉन्ड ये बना सकता है, ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में बनाता भी है। क्लोरीन जो है भाई, उसके पास 7 है। अब क्या वो 7 बॉन्ड बना लेगा, 7 बॉन्ड देखिए एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, बनाने को तो बना ले, ठीक है, बट क्या वो एनर्जेटिकली फेवरेबल है क्या, नहीं। थ्योरी में तो आप कुछ भी बना दें, थ्योरी में तो आप चाहे ऑक्सीजन के 6 बॉन्ड बनवा दें, बट क्या वो चीज एनर्जेटिकली पॉसिबल है, नहीं है। ठीक है, तो क्लोरीन जो है उसके पास 7 है, तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करके 8 पूरे कर लेगा, तो इसकी कोवैलेंसी 1। नाइट्रोजन जो है, अभी मैं आपको समझा के हटी हूं, नाइट्रोजन क्या 5 बॉन्ड बनाएगा क्या, नहीं। नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन जो है अपने शेयर करेगा और पूरे कर लेगा 8, तो इसकी कोवैलेंसी हुई 3। तो ऑप्शन आपका कौन सा हुआ, ऑक्सीजन इज 2, ए इज 2, उसके बाद देखेंगे कार्बन 4, बी 4, ठीक है, उसके बाद देखेंगे सी क्लोरीन 1, तो ये हुआ आपका ए ऑप्शन, है ना, D3 बिल्कुल ठीक है जी। तो ये आपका सही, आई थिंक सभी का सही होगा ये। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू प्लांट सेल। टर्जिडिटी क्या होती है भाई, जैसे मैंने आपको बताया काफी बार, रिजिडिटी तो होती है कठोरता, ठीक है, जैसे भी मैं अब इस बोर्ड पे मुक्का मारूं या दीवार में मुक्का मारूं तो ये रिजिड है, ठीक है, इसमें कठोरता है, मेरे को चोट लग जाएगी, ठीक है। टर्जिडिटी क्या होती है, जैसे आप किसी बैलून में पानी भर दें तो भाई जैसे आप उसको हाथ लगाते कैसा मतलब अजीब अजीब सा फील होता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सी फीलिंग आती है, ठीक है, तो उसको आप बोलते हैं टर्जिडिटी। तो ये प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, तो मैं काफी बार इसको क्लास में बता चुकी हूँ, मेरी एक पूरा डिटेल लेक्चर इसका यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वैक्यूल, ठीक है जी। तो जो वैक्यूल होता है, रिक्तिका होती है, ये जो है टर्जिडिटी देता है। वैक्यूल में ध्यान रखेंगे ये प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में बहुत कम होता है, तो आप नियरली एब्सेंट मान सकते हैं, क्योंकि इसका काम क्या होता है, स्टोरेज का, इसको करनी है स्टोरेज। तो क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स खाना बनाते हैं, तो इनको स्टोरेज के लिए भी जगह चाहिए, ठीक है, तो वो वैक्यूल देता है। और इनमें वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि ये ऑलमोस्ट 50 से 90% तक वॉल्यूम ये प्लांट सेल की कवर करता है, ठीक है, क्योंकि स्टोरेज ये देता है उसको। लार्ज इन साइज होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के, और परमानेंट इन नेचर है, ये हमेशा जब तक प्लांट सेल है तब तक वैक्यूल है, जब तक सेल जिंदा है तब तक वैक्यूल है, ठीक है। ये रिजिडिटी भी देता है, ठीक है, थोड़ी बहुत रिजिडिटी भी देता है और टर्जिडिटी भी देता है। टर्जिडिटी वही जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है, ठीक है जी। तो कठोरता एवं सफिती, ठीक है, दोनों प्रदान करता है। टर्जिडिटी बस ये याद रखो, जैसे आप गुब्बारा पानी में होली में मारते हैं ना उठा उठा के, वैसे गुब्बारे को जैसे पकड़ने में फीलिंग आती है ना, वैसी फीलिंग आती है टर्जिडिटी में। नेक्स्ट देखिए, एनिमल सेल में क्या होता है, ये टेम्परेरी होते हैं, ध्यान रखेंगे, कभी होते हैं कभी नहीं प्रेजेंट होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, क्योंकि एनिमल सेल का काम स्टोरेज का इतना नहीं है। जो थोड़ा बहुत ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन वगैरह होता है वो इनमें स्टोर हो जाता है। बहुत छोटे होते हैं एनिमल सेल में, आप देखेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं वैक्यूल्स, ये देखो ये ग्रीन वाले, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हुआ, आपका वैक्यूल हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
विच इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी? लो, कितना इजी क्वेश्चन। मनुष्य में श्वसन जो आपका व्रणकण है ये कौन सा है? कौन करता है रेस्पिरेशन? हीमोग्लोबिन। ठीक है, आप सब जानते हैं आरबीसी में जो है प्रेजेंट होती है आपके हीमोग्लोबिन, रेड कलर्ड पिगमेंट होता है इन योर ब्लड। इसका काम क्या होता है? ये आपका ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके, ठीक है, जो बोलते हैं ना कि रात को, आपने कभी न्यूज में भी सुना होगा कि रात को अंगीठी जला के सोए, अगले दिन सुबह उठे ही नहीं। ठीक है, क्यों हो जाता है? क्योंकि जो अंगीठी होती है ना वो आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ना वो हीमोग्लोबिन के इस काम को बंद कर देती है। कौन से काम को? हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके ऐसे मॉलिक्यूल्स बना रहा है जो कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहे हैं। तो भाई अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो क्या होगी? डेथ होगी इंसान की। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिलेगा बॉडी को, अल्टीमेटली इंसान मर जाएगा। ठीक है जी, तो यहां देखेंगे तो हीमोग्लोबिन जो है दिस इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी। मेलानिन क्या है? मेलानिन आपके स्किन को कलर देने के लिए, हेयर को कलर देने के लिए मेलानिन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल तो आप जानते हैं ह्यूमन में होता ही नहीं है, ये तो प्लांट्स में होता है। इंसुलिन क्या है? ये एक हार्मोन है जिसको कौन सिक्रीट कर रहा है? पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रिया कैसे ग्लैंड है? एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। कमेंट में बताएं कब पैनक्रियाज एंडोक्राइन की तरह बिहेव करते हैं, कब एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये इंसुलिन का काम नहीं है। ठीक है, रेस्पिरेशन का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का। क्यों? क्योंकि ये प्लस ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन एक ऐसा चीज बनाते हैं जिसकी वजह से हम ब्रीथ कर पा रहे हैं, हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो पा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द गिवन क्वांटिटीज विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स और वैल्यूज। दी गई राशियों का मिलान उनके संगत इकाइयों और मानों से करें। देखिए 1 किलोवाट आवर, आप सब जानते हैं 1 किलोवाट आवर जो है ये किसका यूनिट है? ये आपकी एनर्जी का यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है। इसको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1000 वॉट आवर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम 1000 को जो है वॉट को, आवर को सेकंड में कर लेते हैं तो 3600 सेकंड हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकंड। वॉट सेकंड क्या होता है? जूल होता है। तो इसको आप 3.6 इंटू 10⁶ जूल लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट, ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी? पावर इंटू टाइम, तो वाट सेकेंड। ठीक है, थर्ड हो गया। यूनिट ऑफ पावर तो आप सब जानते हैं भाई, यूनिट ऑफ पावर वाट होता है, हॉर्स पावर भी होता है। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? एक हॉर्स पावर में अराउंड 746 वॉट होते हैं। हॉर्स पावर में जैसे लग्जरी कार्स वगैरह के इंजन इसमें मेजर करे जाते हैं। ठीक है, तो योर करेक्ट आंसर इज ए का हो गया 2, ए का 2, बी का 3, तो ये हुआ है ना, ये वाला ऑप्शन हुआ, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। अ नर्व सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल दैट हैज, कह रहा है नर्व सेल किसका एग्जाम्पल है? राउंड शेप है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग शेप है, मल्टीपल शेप है, ब्रांच शेप है। वही आप सब जानते हैं जो नर्व सेल होता है वो कुछ ऐसा होता है ना भाई। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी आप सबके लिए। ब्रांच्ड होता है और नीचे से ऐसे ऐसे लंबा सा होता है। ठीक है, ऐसा होता है नर्व सेल। ठीक है जी, तो ब्रांच्ड होता है, शाखाएं होती हैं। ठीक है, राउंड नहीं होता है। राउंड कौन होते हैं? आरबीसी। ठीक है, तो नर्व सेल नहीं होता है। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग अमीबा। ठीक है, मल्टीपल शेप्स तो अलग अलग हो गए। चलिए, what is the ratio of original gravitational force to the new gravitational force when the distance between the masses changes to twice the original distance and the masses are doubled? जब द्रव्यमानों के बीच की दूरी मूल दूरी से दुगनी हो जाती है तथा द्रव्यमान दुगने हो जाते हैं तो मूल गुरुत्वाकर्षण बल और नए गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा? तो यहां देखिए कह रहा है ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम दो बॉडीज ले लेते हैं। ठीक है, F1 मान लेते हैं, तो ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुई? Gm1m2 अपॉन r²। इसकी वैल्यू मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी कमेंट करने के लिए बोली थी, आई थिंक एक आधे नहीं करी है। ठीक है, कमेंट नहीं करते हो यार तुम, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, चलिए अब आपने क्या करा, अगली बार में डिस्टेंस को क्या कर दिया? डिस्टेंस बिटवीन द मासेस चेंजेस टू ट्वाइस। ठीक है, अब जब आपने नेक्स्ट टाइम करा तो क्या करा? डिस्टेंस को कर दिया डबल, तो 2r, और मासेस को क्या करा? मासेस आर डबल्ड, मासेस को भी डबल कर दिया
तो ये वाला मास हो गया 2m1, ये वाला मास हो गया 2m2। अब कह रहा है इनकी रेशो बता दो। तो F1/F2 देखिए किसके बराबर हो जाने वाला है। यहाँ देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो यही आ जाने वाला है, 4 कैंसिल, तो ये हो गया Gm1m2/r²। तो लो ये तो बराबर हैं, ठीक है। तो रेशो क्या हुई 1:1, ठीक है जी। तो 1:1 बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बोर्ड क्लियर है ना सबको? हाँ, बीच बीच में ना इसका फोकस हिल जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। Which of the following statements is incorrect regarding mass and weight of the body? मास और वेट की बात कर रहा है, द्रव्यमान और भार। आप सब जानते हैं ये लेमैन लैंग्वेज में तो हम इनको सेम बोलते हैं, बट इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स दे आर नॉट सेम। मास जो है वो मैटर है आपकी बॉडी में और ये कभी भी बदलता नहीं है। इसको आप किलोग्राम, ग्राम इनमें मेजर करते हैं। वेट फोर्स है, वो फोर्स है जिससे कोई भी बॉडी को अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, mg, ठीक है जी। W इज इक्वल टू mg, तो इसको आप न्यूटन में मेजर करते हैं और ये चेंज होगा, ठीक है। जैसे जैसे g की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलेगी, आप मून पे जाएंगे तो आपका भार कुछ और होगा, जुपिटर पे जाएंगे कुछ और होगा, ठीक है। जैसे जैसे g की वैल्यू चेंज होगी वेट चेंज होगा। तो कह रहा है वेट ऑफ द बॉडी रिमेन्स सेम ऑन बोथ मून एंड अर्थ। क्या ऐसा होगा? क्या नहीं होगा। वेट जो है वो बॉडी का अलग अलग होगा, ठीक है। किसी भी पिंड का जो भार है चंद्रमा और पृथ्वी दोनों पर समान रहता है, बिल्कुल गलत। यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, बिल्कुल सही है, न्यूटन में मेजर करते हैं क्योंकि ये फोर्स है। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, बिल्कुल सही। द मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स द सेम ऑन बोथ मून एंड अर्थ, बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया जो मैटर है आपकी बॉडी में, कितना मैटर प्रेजेंट है वो चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है? वेट चेंज होता है, ठीक है। तो आपको सिलेक्ट करनी है इनकरेक्ट, तो आई थिंक ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है। बहुत ही इजी इजी से क्वेश्चन पूछे हुए हैं यार। देखो, What are the rhythmic contractions of the digestive tract called? ये सेम क्वेश्चन, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पेड क्लास में करा था, ठीक है। सेम उठ के क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं उठ के। पाचन तंत्र में जो है आपकी लयबंध संकुचन को क्या कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? तो भाई ये मैंने बताया था क्लास में। देखिए जो आपकी ईसोफेगस होती है, फूड पाइप होती है, ये एक कैसी ट्यूब है जो आपके माउथ और स्टमक को कनेक्ट कर रही है। साथ साथ में जो है ये करती होती कहाँ है? विंड पाइप के पीछे होती है, ठीक है। विंड पाइप के पीछे होती है, ध्यान रखेंगे। एक तो ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, विंड पाइप के पीछे होती है। विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन होता है। तो खाने को कैसे पता लगता है कि मेरे को फूड पाइप में जाना है? तो देखिए विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन होता है, एपिग्लॉटिस। जब खाना फंस जाता है, खाना फंस जाता है तो देखा ना कैसे हो जाते हो मरने वाले, ठीक है। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि आपकी देखिए फूड पाइप, विंड पाइप आगे पीछे हैं, ठीक है। विंड पाइप के ऊपर एपिग्लोटिस है, एक ढक्कन है। तो जब आप खाना बिना बोले खा रहे हैं तो वो बंद है, जैसे ही आपने बोलना शुरू करा वो खुल जाता है। तो भाई कई बार खाना गलती से फूड पाइप में जाने की जगह आपकी विंड पाइप में चला जाता है और तब फिर वो सिचुएशन होती है, ठीक है। तो तभी देखिए यहाँ देखिए वो कह रहा है ये बंद होता है, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है फूड को विंड पाइप में जाने से। तो ये हुई आपकी ईसोफेगस, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ से खाना लेते हैं ईसोफेगस में, फिर स्टमक में जाता है, फिर उसके बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पे 90% डाइजेशन हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में बचा कुचा जाता है, फिर आपका जो बिल्कुल ही अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है थ्रू एनस, ठीक है। तो ये है। बाकी इसमें ग्लैंड्स होते हैं ये वाले सारे, ठीक है। इनका अलग अलग काम है, गॉल ब्लैडर, बाइल जूस, लिवर, पैनक्रिया, ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो फूड है देखिए वो ईसोफेगस से कैसे चलता है, जैसे सांप चलता है ना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, ऐसे स्नेल, सांप नहीं कहूंगी, जैसे स्नेल चलता है ना, आपने देखा होगा जैसे स्नेल चलता है वैसे चलता है खाना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है, ऐसे करके धक्का लगता है उसको, पहले कम फिर आगे को धक्का, फिर ऐसे 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 चलता है, ठीक है। तो ये इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन है, इसको आप प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेरिस्टलेसिस बोलते हैं, ठीक है। पेरिस्टलेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो उसका सही जवाब क्या हुआ? पेरिस्टलेसिस, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया दोबारा। टू ट्रेन ए एंड बी आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक्स। अच्छा जी, ट्रेन ए इज 150 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, वाइल ट्रेन बी इज 200 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टू ट्रेन्स टू कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर? ठीक है, कह रहा है दो रेलगाड़ियां हैं ए और बी, समांतरन मतलब पैरेलल
पटरियों पे एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, मतलब दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ट्रेन ए जो है 150 मीटर लंबी है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, जबकि ट्रेन बी जो है वो 200 मीटर लंबी है और जो है ये आपकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको भाई पंजाबी में तो चुरंजा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं बताना मेरे को, ठीक है, की गति से चलती है। दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा? तो भाई रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आप जानते हैं ये ट्रेन ए आ रही है, ठीक है, ए ट्रेन, ये ट्रेन बी आ रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। ये वाली आ रही है 72 की स्पीड से और ये वाली जो है ये वाली आ रही है आपकी कितनी स्पीड से? 54 की स्पीड से। अच्छा, इनकी लेंथ्स में भी फर्क है, ठीक है। जो ए है ये कितनी लंबी है? ये 150 मीटर लंबी है और ये वाली जो है ये 200 मीटर लंबी है। तो इन दोनों को एक दूसरे को पार करना है, पार करना है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करें, बी को रोक दें, सोचें ये चल ही नहीं रही, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होने वाली है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाने वाली है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए जो है ये आपकी कितनी है? 72 पॉजिटिव में, ये देखिए माइनस है, और ये कितनी है? ये नेगेटिव में है, कितनी? 54। तो नेट स्पीड हुई 126 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर मैं बी को रोक दूं और बी में मान लीजिए यहाँ पे कोई पैसेंजर बैठा है, उसको ए की स्पीड कितनी दिखाई देगी? उसको ए की स्पीड 126 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई देगी, ठीक है जी, 126 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई देगी रिलेटिव, ठीक है। अब ये तो रेस्ट पे है, अब ये यहाँ पहुंची, अब इसको पार करना है, तो पहले तो ये इसकी लेंथ को पार करेगी, ये वाली ट्रेन 200, ठीक है। इसकी लेंथ को पार करने के बाद भी क्या ये क्रॉस कर लेगी? नहीं भाई, अपनी लेंथ जितना भी तो डिस्टेंस चलेगी तब जाके पूरा क्रॉस करेगी। तो इट मीन्स जो इसको टोटल डिस्टेंस चलना है, टोटल जो इसको डिस्टेंस चलना है यहाँ पे, वो कितना चलना है पार करने के लिए? तो 150 प्लस 200, ये हुआ आपके पास 350 मीटर। तो इसको किलोमीटर में कर लें तो 0.35 किलोमीटर, ठीक है जी, ये हो गया। और स्पीड आपको पता है 126 रिलेटिव लेंगे क्योंकि आपने बी को तो अब रोक दिया, ठीक है। तो यहां से अब आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है ना। तो जो टाइम होने वाला है वो क्या होने वाला है? ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड 126। तो इसको अब आप लोग सॉल्व कर लें और जो आंसर आएगा ये आवर्स में आएगा, ठीक है। तो हमें आवर्स में तो चाहिए नहीं, हमें तो सेकंड्स में चाहिए, क्योंकि देखिए आपके जो ऑप्शन है वो सारे सेकंड्स में हैं। तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, ये आंसर जो है आपका आवर्स में है, ठीक है, आवर्स में है। तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड कर दें, तो 0.35 ऑन 126 इंटू 3600। इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आपका सेकंड्स में निकल के आने वाला है, ठीक है। ये आंसर आपका सेकंड्स में निकल के आएगा। अच्छा, यहाँ पे आप और भी क्या कर सकते थे, या तो शुरू में ही इसको मीटर पर सेकंड में कर लो, इसको मीटर पर सेकंड में कर लो, ठीक है, या तो ऐसे कर लो, या फिर आंसर आवर्स में निकाल लो, उसको फिर आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो अपॉन 3600 करके, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है। मैं भी कर लेती हूँ, आप भी कर लें। अरे 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 गलत बोल दिया ना, आवर से सेकंड में जाना है आपको, इंटू 3600 करना पड़ेगा। क्या कर रही हो मैम, क्या कर रहे हो आज? आपका दिमाग सेट नहीं है क्या? ठीक है, तो इंटू करेंगे ना, आवर से सेकंड में जा रहे हो भाई, 1 आवर इज 3600 सेकंड, तो मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी मैं कहूँ मेरा आंसर ऐसा खतरनाक क्यों आ रहा है। 10, तो 10 सेकेंड आ रहा है, ठीक है, 10 सेकेंड। तो जो ट्रेन है इनको क्रॉस करने को एक दूसरे को कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड। अगर आप इसको काइनेमेटिक से करने जाएंगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से करेंगे तो बहुत जल्दी, बहुत इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी? तो यार ये ईस्टर्न रीजन की क्लास में भी करा के हटी हूं मैं। एलोट्रॉप अपरूप जो कार्बन के होते हैं, 3 होते हैं, डायमंड,
ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्यूलरीन C60, ठीक है। तो इनमें से जो सॉफ्ट और स्लिपरी होता है वो सिर्फ ग्रेफाइट होता है। हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं जिनकी लेयर्स बन जाती हैं, इसकी वजह से ये सॉफ्ट स्लिपरी, और इसकी और खास बात क्या है कि ये विद्युत का अच्छा संचालक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जबकि डायमंड नहीं है, बकमिस्टर फ्यूलरीन थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है जी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ग्रेफाइट। नेक्स्ट देखिए, Which of the following statements about inertia is incorrect? जड़त्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बात हो रही है इनर्शिया की। इनर्शिया क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, गलत। पहले भी क्लास में ये चीज मैंने क्लियर करी है, इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इनर्शिया जो है वो किसी भी बॉडी में प्रेजेंट है ड्यू टू द मास। बॉडी में मास है तो इनर्शिया है, ठीक है, बट इनर्शिया ही मास नहीं है, ठीक है। इनर्शिया इज नॉट मास, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो यहां देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट वेलोसिटी विल इवेंचुअली स्टॉप ऑन इट्स ओन ड्यू टू इनर्शिया। अगर आप एक ऐसा सरफेस इमेजिन करें जो फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है, उसके ऊपर अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो फॉरएवर के लिए मूव करती जाएगी, यही तो फर्स्ट लॉ है। अ बॉडी विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट और इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन until and unless acted upon by an external force। कोई एक्सटर्नल फोर्स का होना जरूरी है अगर आप इसको रोकना है या इसकी स्टेट में बदलाव लेके आना है या इसको एक्सेलरेट करना है। यानी एक्सेलरेशन आने के लिए सिस्टम में अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। बैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तो भी आप इसकी स्टेट को नहीं बदल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट देखिए क्या कह रही है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो अपने आप रुक जाएगा, अपने आप नहीं रुकेगा, इसको रोकना पड़ेगा किसी एक्सटर्नल फोर्स से, तो वो जनरली फ्रिक्शन होगा इस केस में, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बिल्कुल सही, यही फर्स्ट लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ये तो आप सब जानते हैं भाई, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, उतना रेजिस्टेंस। जो चीज रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहना चाहेगी, जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहना चाहेगी अनटिल एंड अनलेस बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स आके स्टेट में चेंज नहीं लेके आता। नेक्स्ट, a car moves 100 meter east and then 50 meter west in 15 seconds. What is the magnitude of its average velocity? क्या पूछिए, एवरेज वेलोसिटी। अब डायरेक्शन यहाँ पे मैटर करेगी। एक कार 15 सेकंड में 100 मीटर पूर्व और फिर 50 मीटर पश्चिम की ओर जाती है, इसके औसत वेग का प्रमाण क्या होगा, ठीक है। आपको वेलोसिटी बतानी है, तो भाई ये हुई आपकी डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो गाड़ी जो है भाई यहां से शुरू हुई ओरिजिन से, कहां गई, पहले 100 मीटर ईस्ट गई, ठीक है। मान लो यहां से ए पॉइंट पे गई 100 मीटर। उसके बाद देखिए ये फिर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी और वेस्ट की तरफ आना शुरू कर दिया, कितना, 50 मीटर। तो 50 मीटर यहां तक आई, कहीं यहां आके रुक गई वेस्ट में 50 मीटर, ठीक है जी। तो एवरेज वेलोसिटी बतानी है, तो आप सब जानते हैं भाई एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या फर्क होता है। जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, विस्थापन आता है, दूरी नहीं आती है, डिस्टेंस नहीं आता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो यहां देखिए डिस्टेंस कितना हुआ, ये 50 शॉर्टेस्ट है, तो यहां पे अब आप 50 लेंगे अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, तो वो खुद ही बता रहा है 15 सेकेंड लगे, 15, ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाने वाला है 10/3। तो 10/3 ये आपका कुछ 3.333 ऐसे ऐसे कुछ आंसर होने वाला है, ठीक है जी। ये आपकी मीटर पर सेकंड में, तो ये हुई 3.333 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। अच्छा, इसमें अगर एवरेज स्पीड पूछ लेता, एवरेज स्पीड पूछ लेता तो ध्यान रखेंगे एवरेज स्पीड क्या होती है, 150/15। इट मीन्स उसमें आप डिस्टेंस लेते, तो डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। टोटल डिस्टेंस वो चला 150, तो 150/15 करते तो वो आती कितनी, 10, ठीक है। बट वेलोसिटी अलग आएगी। मैंने आपको बताया था अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बराबर, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर। बट जैसे ही मुंडी घुमाई, मतलब जैसे ही डायरेक्शन चेंज करी, एवरेज स्पीड अलग, एवरेज वेलोसिटी अलग, क्योंकि डिस्टेंस अलग, डिस्प्लेसमेंट अलग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, अ 10 लीटर बकेट ऑफ वाटर इज लिफ्टेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर विद द हेल्प ऑफ अ पुली ऑन द मून। Calculate the work done on the bucket, ignoring the mass of the bucket itself in terms of the moon, the acceleration due to gravity,
इन टर्म्स ऑफ द मून द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। ओके, कह रहा है 10 लीटर पानी की एक बाल्टी को चांद पर एक गिरनी की मदद से 10 मीटर की दूरी तक उठाया जाता है। ठीक है, बाल्टी के द्रव्यमान को अनदेखा करते हुए, ठीक है, मास को इग्नोर करें, चांद के संदर्भ में चांद पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पर किए गए कार्य की गणना क्या होगी। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। जो वर्क डन आपने करा बकेट को उठाने में वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होने वाला है। ठीक है जी, तो जो वर्क डन होने वाला है दैट इज mgh। ठीक है जी, mgh के बराबर होने वाला है। अब यहां वो कह रहा है 10 लीटर है, 10 लीटर बकेट ऑफ वाटर, यानी उसमें 10 लीटर पानी है। बकेट का मास वो कह रहा है इग्नोर कर दो। ठीक है, तो 10 लीटर जो बकेट है उसका मास अप्रोक्सीमेटली, तो 1 लीटर इज अप्रोक्सीमेटली 1 kg, जैसे 1 ml इज अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम, तो 1 लीटर इज अप्रोक्सीमेटली 1 kg। तो जो मास हो जाने वाला है वो 10 kg हो जाने वाला है इनटू ग्रेविटी। अच्छा, अब यहाँ पे तो जो ग्रेविटी है वो मून की लेंगे ना आप, क्योंकि जी की वैल्यू जो मून पे है वो अलग होगी, अर्थ पे अलग होगी। आप जानते हैं 1/6 होती है मून पे। ठीक है, हाइट देखिए कितनी हाइट तक इसको लिफ्ट करना है, इसको 10 मीटर। तो ये हो गया, तो यहां से आपके पास आ गया 100 10 मीटर, तो ये आपके पास आ गया 100 इंटू जी टाइम्स मून, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी, मून की। तो इतना वर्क आपको करना पड़ेगा, इतना वर्क आपको करना पड़ेगा 100 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था यार। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 SO2 एंड SO3 बाय हीटिंग फेरस सल्फेट इज एन एग्जांपल ऑफ। ये सेम क्वेश्चन आपका ईस्टर्न रीजन में आया है, सेम क्वेश्चन, सेम रिएक्शन, कोई बदलाव नहीं। ठीक है, वो कह रहा है आपने FeSO4 को हीट करा, FeSO4 को हीट करने पे आपके पास Fe2O3 बना, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली और साथ में SO3 गैस निकली। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो आप सब जानते हैं ये थर्मल डीकम्पोजिशन। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक गड़बड़ क्या थी एग्जाम में कि डीकम्पोजिशन की स्पेलिंग गलत दी हुई थी, सी कंपोजिशन दिया हुआ था। पर भाई इतनी चीजों पे आप ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर सकते, ये तो अंडरस्टूड है कि ये डीकम्पोजिशन है। ठीक है जी, तो यही सही ऑप्शन है, डीकम्पोजिशन, अपघटन। इसमें जो आपका FeSO4 है वो टूट रहा है किसी चीजों में, और कैसे टूट रहा है, विद द हेल्प ऑफ हीट, थर्मल डीकम्पोजिशन। और क्या हो सकती है, फोटो डीकम्पोजिशन हो सकती है, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन हो सकती है। उसके बारे में भी मैंने ईस्टर्न रीजन वाली जो वीडियो बनाई है उसमें डिटेल में डिस्कस करा है। तो ये था आपका पेपर, नदर्न रीजन वाला। बहुत आसान पेपर था मेरे हिसाब से। देखिए 26 में से 24 23-24 तक नंबर लाने कोई मुश्किल नहीं थे। ठीक है, और वो बहुत अच्छा स्कोर है अगर आप कर पा रहे हैं तो। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ भाई जिनका एग्जाम है वेस्टर्न रीजन वालों का, अभी उनके लिए थोड़ा सा बता दूं, आप लोग जो हैं, एक तो मेरा इससे पिछला वीडियो जरूर देख लें ईस्टर्न रीजन वाला, ठीक है, जिसमें हमने ईस्टर्न रीजन के जो क्वेश्चन है 2025 वाला पेपर डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, वो प्लीज देख लें, उसमें मैंने डिटेल में कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस करे हैं जो आज रिपीट हुए। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने उनको इतना डिटेल में नहीं करा क्योंकि कल की क्लास में मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ उन कॉन्सेप्ट्स को, तो देख लें उसको। अच्छा, इसके अलावा मेरी PYQ की यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी हमारे चैनल पे। ठीक है, तो ये इसमें मैंने PYQ सारे डिस्कस करे हुए हैं फायर के। ठीक है, फायर वाले, सारे फायर वाले, तो ये आपको प्लेलिस्ट मेरे नाम से मिल जाएगी। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल ये आपके लिए रहने वाली है। अभी भी कुछ दिन हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत ज़्यादा अच्छी वाली, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है जी, तो जितने पेपर हो चुके थे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अलावा मैं और क्या कह सकती हूँ, मैंने तुम्हें बता भी दिया कि ये कर लो तुम। ठीक है, इसके अलावा तो भाई मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक ही कह सकती हूँ। ठीक है, सो माई बेस्ट विशेज सबको, जो लोग भाई सच्चे मन से अच्छी तैयारी से एग्जाम देने जा रहे हैं, सबका क्रैक हो। ठीक है भाई, हम तो यही बोलेंगे, आप सबका क्रैक हो। 6 जून डेट मार्क कर लें, आपका एग्जाम है, टाइम से जाएं, फ्री माइंड होके जाएं, एग्जाम का कोई प्रेशर ना लें, जो होगा, जो लिखा होगा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ठीक है भाई, मेरे को नहीं पता आप लोग इसमें बिलीव करते हैं या नहीं, बट मेहनत के साथ साथ भाई मैं डेस्टिनी में बहुत मानती हूँ। ठीक है, तो जो चीज़ के लिए कई बार होता है ना, कोई चीज़ को हम पाना चाहते हैं, बहुत दिल से पाना चाहते हैं, पर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो या तो उसमें भगवान की कोई मर्जी है या फिर वो चीज़ आपको डिजर्व नहीं करती है। ठीक है, तो उस चीज़ को समझे, है ना। बहुत मैंने स्टूडेंट्स ऐसे देखे, मतलब कि
कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई ये छोटे एग्जाम्स इनकी तैयारी में लगे रहते हैं, नहीं होता। यूपीएससी जैसे एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक, ठीक है, तो मे बी दे वर मेंट फॉर समथिंग बेटर, ठीक है। तो हमेशा देखिए लाइफ में अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने मन को तसल्ली दे, तसल्ली झूठी नहीं देनी है। भगवान ने देखिए सबके बारे में कुछ ना कुछ सोच के रखा है, ठीक है, कुछ ना कुछ सोच के रखा है। तो आपकी रोजी का इंतजाम, आपके लिए एक अच्छी जिंदगी का इंतजाम उसने पहले ही करा हुआ है। तो जो आपका है उसके लिए आप मेहनत खुद से करेंगे, मतलब आपके अंदर एक वो इच्छा आएगी भी नहीं करना ही करना है, और वो चीज़ आपको अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं मैं कह रही भी घर पे बैठे बैठे मिल जाएगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर जिस चीज़ के लिए आप मेंट हैं, जो चीज़ आपके लिए है वो आपके पास ज़रूर आएगी, ठीक है। इट विल क्रॉस 7 हेवंस टू कम टू यू। और कोई चीज़ जो आपके लिए नहीं बनी है तो वो चाहे आपके सामने भी पड़ी है तो भी आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस मोटिवेशन के साथ जाएं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएं, आप ज़रूर कर लेंगे। तब तक के लिए भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पे कमेंट करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल प्रशांत चतुर्वेदी को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।